नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। तीन खास व्यक्ति जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनकी डी कंपनी के साथ भी एक समय अच्छी बनी। तीनों ने बाद में डी कंपनी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। वो तीन शख्स थे हुसैन उस्तरा, फारूक बटाटावाला और शफी तूफ़ानी। आज आपके साथ शफी तूफ़ानी की ज़िंदगी से जुड़ी बातें साझा करने जा रहे हैं। शफी तूफ़ानी पशु पक्षियों की सेवा किया करता था। उसको कबूतर रखने का भी शौक़ था। शफी तूफ़ानी की बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। मुंबई के भिंडी बाज़ार एरिया में शफी तूफ़ानी काजी साइद स्ट्रीट की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहा करता था। उसके पिता का नाम दाऊद तूफ़ानी था। उसके पिता चाकू बेचने का काम किया करते थे। उनके 6 बच्चे थे, जिनमें से एक था शफी तूफ़ानी। शफी तूफ़ानी का सबसे छोटा भाई क्राइम की दुनिया में एक्टिव था, मगर शफी तूफ़ानी का क्राइम से उस समय कुछ लेना देना नहीं था। जब 1984 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो उन दंगों में बहुत लोगों का नुकसान हुआ था। उस समय शफी तूफ़ानी की उम्र 27 से 28 साल थी। दंगों को काबू करने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी थी। वहीं भिवांडी एरिया में शफी तूफ़ानी ने अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर बिल्डिंग की छत से पुलिस पर भी हमला किया। कहते हैं उन दंगों में घर, दुकानों, फैक्ट्री, वाहन किसी को नहीं छोड़ा गया। सब में आग लगा दी गई थी। दोनों कम्युनिटी के लोगों को इसमें नुकसान उठाना पड़ा था। कहते हैं इन दंगों के बाद से ही इलाके में शफी तूफ़ानी को जानने लगे थे। पूर्व एसीपी इशाक बागवान अपनी पुस्तक में लिखते हैं, शफी तूफ़ानी ने पायधोनी पुलिस स्टेशन के एपीआई रवि नायक पर गोली चला दी थी। तो इसको लेकर यूनिट 1 के डिटेक्शन क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस शफी तूफ़ानी को पकड़ने में लगी थी। उसको पकड़ने के लिए 2 टीम बनाई गई थी। 2 अप्रैल 1984 को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शफी तूफ़ानी निज़ाम स्ट्रीट की एक बिल्डिंग में आने वाला है। शफी तूफ़ानी वहां पहुंचता है। उसके साथ उसका एक और साथी था। वहां पहुंचते ही शफी तूफ़ानी को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो पुलिस को देख एक बिल्डिंग में जा बढ़ता है। पुलिस ने वहां की सभी बिल्डिंग में शफी तूफ़ानी को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर वो उनको कहीं नहीं मिला। तभी अचानक कांस्टेबल चंदू खानविलकर को एक व्यक्ति भागता दिखता है। उसे देख कांस्टेबल चंदू उसके पीछे भागता है और शोर मचाना शुरू कर देता है। वो व्यक्ति काजी स्ट्रीट से पंजरापोल स्ट्रीट की तरफ भाग रहा था। इस दौरान कहते हैं उसने पुलिस पर गोलियां भी चलाई, मगर पुलिस उसका पीछा करती रही। एसीपी इशाक बागवान उस दौरान एक खाली ठेले को जोर से भाग रहे शख्स की तरफ धक्का मारते हैं और वो जाकर उस व्यक्ति को लगता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। पुलिस उसको धर दबोचती है। पुलिस ने उसके हाथों में से जर्मन की बनी पिस्टल बरामद की। बाद में पता चला कि वो शफी तूफ़ानी नहीं बल्कि फारूक बटाटावाला था। वो भी वांटेड लिस्ट में शामिल था। शफी तूफ़ानी भागने में कामयाब हो चुका था। समय बीत रहा था। इशाक बागवान को अभी भी शफी तूफ़ानी की तलाश थी। 4 महीने के बाद एक दिन उनको खबर मिली कि काजी स्ट्रीट में शफी तूफ़ानी आने वाला है। तो उसके वहां पहुंचने से पहले ही ऑफिसर इशाक बागवान ने शफी तूफ़ानी को पकड़ने के लिए प्लान तैयार कर लिया था। सुबह के 3 बजे उसको अरेस्ट कर लिया गया। शफी तूफ़ानी के पास से पुलिस ने 38 बोर रिवॉल्वर बरामद की। जब इंटेरोगेशन में इशाक बागवान ने शफी तूफ़ानी से पूछा कि वो पहले भागने में सफल कैसे हुआ था, तो उसने बताया कि वो लोहे के पाइप की मदद से वहां से भागने में सफल हुआ था। उसने अपने कमरे की खिड़की की रेलिंग पर लोहे का पाइप सेट किया हुआ था। फिर वो उसकी मदद से नीचे लटक कर आ गया था। कहते हैं कि वो अपनी टांगों के बल पर पाइप पर घंटों तक चिपके रहने की क्षमता रखता था। जब पुलिस खिड़की से बाहर देखती थी तो उनको शफी तूफ़ानी नजर नहीं आता था। पुलिस को लगता था कि शफी तूफ़ानी भागने में कामयाब हो चुका है। इसके बाद शफी तूफ़ानी के खिलाफ NSA के तहत एक्शन लिया गया। जेल में रहते हुए शफी तूफ़ानी ने पुलिस के साथ अपना अच्छा तालमेल बना लिया था। उसके पुलिस के साथ अच्छे कनेक्शन बन गए थे। कहते हैं पुलिस कई बार उसको लेकर उसके घर जाती रही। शफी तूफ़ानी परिवार से मिलने गाड़ी में आता और फैमिली के साथ टाइम बिताकर चला जाया करता। एक समय था जब शफी तूफ़ानी एजाज पठान के साथ काम किया करता था। एजाज पठान दुबई में रहने लगता है। शफी तूफ़ानी को धंधे से जुड़ी भारी रकम एजाज पठान से लेनी थी। एजाज पठान को दाऊद की सपोर्ट थी। एजाज पठान शफी तूफ़ानी को पैसे देने में आनाकानी करने लगता है।
फ़ोन पर बात होती, पैसों को लेकर वो एक दूसरे से लड़ने लगते, दोनों में गाली गलौज होती। शफी तूफ़ानी और एजाज पठान की दुबई में पैसों को लेकर मीटिंग होने वाली थी। शफी तूफ़ानी मीटिंग के चलते दुबई के लिए रवाना हो जाता है। मीटिंग में दाऊद भी मौजूद था। जब पैसों को लेकर बात हुई तो दाऊद ने एजाज के लिए तूफ़ानी से कहा कि जब एजाज के पास पैसा आ जाएगा तो वो उसको दे देगा। दाऊद को शफी ने ये तक कह दिया था कि अगर पैसा वो नहीं दे सकता है तो दाऊद चुका दे और बाद में एजाज से वो पैसा ले ले। वहाँ मौजूद लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। वहाँ गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया था। इसके लिए शफी तूफ़ानी को काफ़ी सुनना पड़ा था, जिसके बाद चुपचाप शफी तूफ़ानी को दुबई से खाली हाथ लौटना पड़ा। यहाँ से ही दाऊद के प्रति शफी तूफ़ानी के अंदर खार पैदा हो गई। वो डी कंपनी के हर एक व्यक्ति को अपना दुश्मन मानने लगा था। डी कंपनी की प्रॉपर्टी, गोल्ड स्मगलिंग के धंधों को जो भारत में देखा करते थे, उनकी जानकारी शफी तूफ़ानी ने हाई अथॉरिटीज़ तक पहुंचानी शुरू कर दी। डी कंपनी को इससे भारी नुकसान हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि दाऊद ने शफी तूफ़ानी पर कभी भरोसा किया ही नहीं। शफी तूफ़ानी को लेकर दाऊद के अंदर हमेशा से शक था। 1988 को पठान गैंग के सभी लोगों से दुश्मनी खत्म करने के लिए दाऊद ने कसम खाई, सिवाय शफी तूफ़ानी को छोड़कर। शफी तूफ़ानी के अंदर इस बात का भी कहीं ना कहीं गुस्सा रहा। वो दाऊद के धंधे की जानकारी कस्टम ड्यूटी के बड़े ऑफिसर्स तक पहुंचाना शुरू कर देता है। कहते हैं शफी तूफ़ानी के कस्टम ड्यूटी, सीबीआई और इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ भी लिंक हुआ करते थे। 1986 तक शफी तूफ़ानी की छोटा शकील से अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, मगर शफी तूफ़ानी ने दाऊद के उसके प्रति रवैये को देखते हुए शकील से भी किनारा कर लिया था। 1993 मुंबई ब्लास्ट में शामिल डी कंपनी के कई लोगों की इंफॉर्मेशन शफी तूफ़ानी और फारूक ने मुंबई पुलिस को दी। उनकी मदद से मुंबई पुलिस को अच्छी कामयाबी मिली थी। हुसैन उस्तरा को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं 1998 में फारूक बटाटावाला को भी छोटा शकील के शूटर्स सगीर शेख और आरिफ कालिया मौत के घाट उतार देते हैं। एक दिन रीडेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन को देख रहे सलीम नाम के व्यक्ति से शफी तूफ़ानी ने पैसों को लेकर डिमांड की। वो शख्स घबराया हुआ था, तो कहते हैं उस व्यक्ति ने अपने किसी साथी की मदद से इसमें छोटा शकील से बात की और छोटा शकील को सारी बात बताई। जब इसके बारे में शफी तूफ़ानी को पता चला तो उसने अपने लोगों को सलीम के पास भेजा। वहाँ काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़े में शफी तूफ़ानी के आदमी से गोली चल जाती है और वहीं सलीम की मौत हो जाती है। शफी तूफ़ानी कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहा, मगर जल्द वो अरेस्ट हो जाता है। शफी तूफ़ानी ने जो उसकी पुलिस में जान पहचान थी, उनकी मदद से अपने आप को और अपने लोगों को उस केस से बरी करवा लिया। जैसे जैसे केस की तफ्तीश होती गई, क्राइम ब्रांच के शक के घेरे में शफी तूफ़ानी आने लगा था। क्राइम ब्रांच ने शफी तूफ़ानी का बयान लेने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाने से मना कर दिया करता था। उसको ये था उसने क्राइम ब्रांच वालों की इतनी जो मदद की है तो क्राइम ब्रांच वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक तरह से वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा था। जब पुलिस के कहने पर शफी तूफ़ानी उनके पास नहीं जाता है तो पुलिस का शक कहीं ना कहीं यकीन में बदल जाता है। एक दिन पुलिस काजी स्ट्रीट में शफी तूफ़ानी के घर रेड मारती है। पहले ही पुलिस ने बाहर निकलने वाले रास्तों पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए थे ताकि शफी तूफ़ानी भागने में कामयाब ना हो। शफी तूफ़ानी ने पुलिस को देखते हुए अपनी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगा दी, मगर वहां पहले से ही पुलिस घात लगाए बैठी थी। पुलिस को देख वो भागने की कोशिश करता है तो वहीं पुलिस उसको एनकाउंटर में ढेर कर देती है। बताया जाता है शफी तूफ़ानी के किसी खास आदमी ने ही पुलिस को पहले से बता दिया था कि पुलिस से बचने के लिए अक्सर शफी तूफ़ानी अपने सामने वाली बिल्डिंग में छलांग लगाकर भागने में कामयाब होता रहा है। तो इस बार पुलिस ने दूसरी बिल्डिंग में भी पुलिस बल को तैनात कर दिया था। रमज़ान के दिन चल रहे थे, इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था, जिसके बाद बड़ी इंक्वायरी बैठाई गई। लोगों के कहने पर यह केस सीबीआई के हाथों में दिया गया। बाला साहब ठाकरे ने अपने न्यूज़पेपर सामना में अपना एक आर्टिकल छपवाया जिसमें लिखा था कि शफी तूफ़ानी एक देशभक्त था। उसने मुंबई ब्लास्ट में शामिल कई लोगों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी। वो कोई क्रिमिनल नहीं था। कहते हैं आर्टिकल छपने के बाद जाकर मीडिया और लोगों को पता चला कि मुंबई ब्लास्ट में शफी तूफ़ानी ने पुलिस की मदद की थी। तो दोस्तों, ये थी शफी तूफ़ानी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें।
अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।